2 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज हर 1 मिनट में लगभग इतना ही कमाती है ना? बिल्कुल दिमाग चकरा देने वाला नंबर। लेकिन जरा सोचिए, जिस इंसान ने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी, उसने अपने करियर की शुरुआत कैसे की होगी? चिलचिलाती धूप में गाड़ियों में पेट्रोल भरने वाले एक साधारण क्लर्क के रूप में। तो आखिर एक क्लर्क ने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल कर लिया? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प कहानी को डिकोड करने वाले हैं। हम धीरूभाई अंबानी के उस दशकों लंबे और शानदार सफर को समझेंगे और उन साहसिक रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे जो उन्हें गुजरात के एक छोटे से गांव से निकालकर एक ग्लोबल एनर्जी टाइटन बनाने तक ले गईं। एक ऐसा एम्पायर जिसने भारत के बिजनेस इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस ऐतिहासिक यात्रा को आसानी से समझने के लिए हमने इसे कालक्रम के अनुसार 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे उनके शुरुआती दिनों से, फिर रिलायंस का जन्म, शेयर बाजार में उनका इम्पैक्ट, लाइसेंस राज की चुनौतियां और आखिर में उनका सबसे बड़ा सपना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, द क्लर्क फ्रॉम गुजरात। कहानी शुरू होती है 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ से। धीरूभाई एक स्कूल टीचर के बेटे थे और उनका परिवार काफी गरीब था। 7 लोग सिर्फ 2 कमरों के घर में रहते थे। लेकिन बचपन से ही उनमें सफल होने की एक अलग ही भूख थी। 16 साल की उम्र में पैसे कमाने की चाह में वो अदन चले रहे और ए बेस एंड कंपनी में बतौर क्लर्क काम करने लगे। अब 1950 के दशक का ये किस्सा सुनिए जो उनके तेज दिमाग का बेहतरीन सबूत है। अदन में उस वक्त जो येमेनी रियाल सिक्के चलते थे वो चांदी के होते थे। धीरूभाई ने एक बहुत ही गजब की बात नोटिस की। सिक्के की एक्सचेंज वैल्यू से ज्यादा तो उसमें लगी चांदी की कीमत थी। मतलब अगर सिक्का 10 ब्रिटिश पाउंड का था तो उससे पिघलाकर निकलने वाली चांदी 12 पाउंड की थी। बस फिर क्या था, उन्होंने इन सिक्कों को पिघलाकर लंदन में सीधा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। जब तक अधिकारियों को भनक लगती और वो इसे रोकते, धीरूभाई लाखों कमा चुके थे। इसे कहते हैं प्योर बिजनेस सेंस। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पड़ाव, द बर्थ ऑफ रिलायंस। अदन में करीब 10 साल काम करने के बाद 26 साल के धीरूभाई ने 1958 में तय किया कि अब किसी और के लिए काम नहीं करना है। वो भारत लौट आए और बॉम्बे में अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव रखी। शुरुआत बहुत ही साधारण थी। महज 350 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा ऑफिस, एक टेलीफोन और 3 कुर्सियां। आज के दौर में जहां बिजनेस को मैनेज करने के लिए ओडू जैसे एडवांस और शानदार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो सब कुछ ऑटोमेट कर देते हैं, उस जमाने में धीरूभाई ने ये पूरा का पूरा बिजनेस बिल्कुल पुराने मैनुअल तरीकों से खड़ा किया था। अब जरा उनकी शुरुआती रणनीति पर गौर करते हैं। धीरूभाई ने देखा कि भारत में पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक धागों की भारी डिमांड है, लेकिन सरकार ने आयात पर कड़े नियम लगाए हुए थे। उस समय सरकार निर्यातकों को रेप्लेनिशमेंट या आरईपी लाइसेंस देती थी। तो धीरूभाई ने क्या किया? उन्होंने उन निर्यातकों से बिना इस्तेमाल किए गए लाइसेंस भारी प्रीमियम पर खरीदना शुरू कर दिया। इस मास्टर स्ट्रोक से उन्होंने सिंथेटिक धागों के आयात पर पूरी तरह से अपना दबदबा बना लिया और घरेलू मार्केट पर एकाधिकार जमा लिया। लेकिन बिजनेस में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। यहीं पर धीरूभाई और उनके चचेरे भाई के बीच बिजनेस को लेकर सोच का फर्क सामने आ गया। धीरूभाई बहुत ही एग्रेसिव, रिस्क लेने वालों में से थे, जबकि चंपकलाल सेफ खेलना पसंद करते थे। 1965 में कीमतों में उछाल का अनुमान लगाते हुए धीरूभाई ने भारी मात्रा में माल स्टॉक कर लिया। चंपकलाल इस रिस्क से घबरा गए। नतीजा, दोनों अलग हो गए। धीरूभाई ने उनका हिस्सा खरीद लिया और इसके ठीक 1 साल बाद 1966 में केवल धागा बेचने से आगे बढ़कर खुद कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग में उतर गए और यहीं जन्म हुआ उनके प्रीमियम ब्रांड विमल का। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डेमोक्रेटाइजिंग इंडियन फाइनेंस। 1977 तक रिलायंस जबरदस्त ग्रो कर चुकी थी, लेकिन धीरूभाई का अगला कदम ऐसा था जिसने भारत के वित्तीय सिस्टम का इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने रिलायंस का आईपीओ लॉन्च किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौर में आईपीओ आमतौर पर सिर्फ बड़े संस्थानों और अमीरों के लिए ही होते थे, लेकिन धीरूभाई ने आम मिडिल क्लास को मात्र 10 रुपए प्रति शेयर पर अपनी कंपनी के प्रॉफिट में भागीदार बनने का मौका दिया। अब 1982 के उस मशहूर कॉर्पोरेट संघर्ष को समझने के लिए हमें पहले शॉर्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो शॉर्ट सेलिंग में ऊंचे दाम पर बेचने के लिए शेयर उधार लिए जाते हैं,
फिर मार्केट क्रैश होने का इंतजार किया जाता है और दाम गिरने पर उन्हें सस्ते में खरीद कर वापस कर दिया जाता है। बीच का अंतर, सीधा मुनाफा। कलकत्ता के एक तथाकथित बियर कार्टेल ने ठीक इसी हथियार का इस्तेमाल करके रिलायंस के शेयर को क्रैश करने की साजिश रची थी। पर वो कार्टेल ये भूल गया था कि उनका सामना किससे है। ये दांव उन पर ही भारी पड़ गया। जैसे ही उन्होंने मार्केट में धड़ाधड़ शेयर बेचकर कीमतें गिराईं, अचानक कुछ रहस्यमय खरीदार मैदान में उतर आए। माना जाता है कि उनके पीछे खुद धीरू भाई का दिमाग था। उन खरीदारों ने बेचे गए सारे शेयर हाथों हाथ खरीद लिए। नतीजा क्या हुआ? 30 अप्रैल आते आते शेयर की कीमत गिरने के बजाय रॉकेट की तरह उछलकर 201 रुपए तक पहुंच गई। उस बियर कार्टेल्स का पूरा खेल खत्म हो गया और शॉर्ट सेलर्स बर्बाद हो गए। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, नेविगेटिंग द लाइसेंस राज। 70 और 80 का दशक भारत में भारी रेगुलेशंस का दौर था, लेकिन धीरू भाई इस सिस्टम में काम करने के उस्ताद बन चुके थे। सरकार में चाहे कोई भी पार्टी हो, उन्होंने हमेशा ऐसे रिश्ते बनाए रखे जिससे नीतियां उनके बिजनेस के अनुकूल रहे। हालांकि इतनी बड़ी सफलता और राजनीतिक पहुंच की वजह से कुछ बहुत ही कड़वे और तीव्र कॉरपोरेट विवाद भी पैदा हुए। इस स्लाइड पर अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो हमें बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया और धीरू भाई के बीच की उस तीखी प्रतिद्वंद्विता की सच्चाई नजर आती है। ये बिल्कुल एक तरह का टिट फॉर टैट वाला माहौल था। एक तरफ वाडिया को सरकारी अड़चनों का सामना करना पड़ा, उनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रहस्यमयी तरीके से रोक दिए गए और मशीनरी अटका दी गई। वहीं दूसरी तरफ इसके जवाब में रिलायंस पर समन्वित मीडिया हमलों द्वारा बड़े खुलासे किए गए और उन पर सीबीआई जांच और उत्पाद शुल्क चोरी के सरकारी नोटिस जैसी कार्रवाइयां हुईं। इस लगातार चलने वाले कॉरपोरेट युद्ध, मीडिया हमलों और सरकारी जांचों का सामना करना कोई आसान काम नहीं था। इस भारी मेंटल स्ट्रेस का असर आखिरकार उनकी सेहत पर पड़ा। 1986 में धीरू भाई को एक बहुत गंभीर स्ट्रोक आया, जिसकी वजह से उनके शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। वो हफ्तों तक मौत से लड़ते रहे, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनका शरीर भले ही कमजोर पड़ गया हो, पर उनका तेज दिमाग, महत्वाकांक्षा और उनके बड़े सपने बिल्कुल अछूते रहे। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, द अल्टीमेट ड्रीम। अपनी शारीरिक कमजोरियों को दरकिनार करते हुए धीरूभाई वापस काम पर लौटे और इस बार उनका विजन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। उनका लक्ष्य था भारत के पेट्रोलियम उद्योग की पूरी सप्लाई चेन पर अपना कंट्रोल स्थापित करना। वो रिलायंस को सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। ये विजुअल उनके बैकवर्ड इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है। देखिए, उन्होंने शुरुआत की थी तैयार कपड़ों यानी विमल ब्रांड से। फिर वो एक कदम पीछे गए और खुद पॉलिएस्टर धागा बनाने लगे। उसके बाद और पीछे गए और पेट्रोकेमिकल्स का निर्माण शुरू किया और उनका अंतिम लक्ष्य था बिल्कुल शुरुआत तक पहुंचना, यानी सीधे कच्चे तेल या क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करना। मतलब कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ रिलायंस के कंट्रोल में। अपने इस आखिरी और सबसे बड़े सपने को सच करने के लिए 1993 में उन्होंने $6 बिलियन के एक विशाल प्रोजेक्ट की घोषणा की। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये उस समय भारत के इतिहास में किसी भी प्राइवेट कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश था। जामनगर में इस अत्याधुनिक रिफाइनरी का काम शुरू हुआ। रास्ते में भयानक बाढ़ और कई रुकावटें आईं, लेकिन काम नहीं रुका और जो नतीजा निकला वो एक रिकॉर्ड था। ये रिफाइनरी सिर्फ 3 साल के अंदर बनकर तैयार हो गई। जरा सोचिए, ये देश के 25% कच्चे तेल को प्रोसेस करने लगी थी। इसी के साथ धीरू भाई का बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सपना पूरा हो गया और रिलायंस आधिकारिक तौर पर एक ग्लोबल एनर्जी कंपनी बन गई। जुलाई 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया, लेकिन उनका ये कोट उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी को बेहतरीन तरीके से बयां करता है। हमारे सपने बड़े होने चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं ऊंची होनी चाहिए, हमारी प्रतिबद्धता गहरी होनी चाहिए और हमारे प्रयास और भी महान होने चाहिए। इसी अथक सोच ने अत्यधिक गरीबी से उठकर भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी के निर्माण का रास्ता साफ किया। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए कि जब एक इंसान की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती, जब वो रुकने का नाम नहीं लेता, तो क्या वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे देश का आर्थिक भविष्य बदल सकता है? जब एक साधारण क्लर्क एम्पायर बनाने की ठान ले, तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस शानदार सफर को समझने में आपको मजा आया होगा।